तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फिर चाहे वो स्टूडेंट 11th 12th का हो या फिर AOW के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर वेटनरी का कर रहा हो या BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज जो अपन पढ़ने वाला है एनिमल डिजीज, जो आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस मेंशन किया गया है ना, तो ये जो टॉपिक है ना अपना एनिमल डिजीज, क्योंकि जो ब्रीड्स वगैरह है ना एनिमल्स की, उनमें से तो क्वेश्चन पता नहीं आए ना आए, क्योंकि उसमें प्रायिकता रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि पूछ भी ले ना भी पूछे। बट ये जो चैप्टर है एनिमल डिजीज, इसमें से कन्फर्मली क्वेश्चन आता ही आता है। फिर वो एग्जाम चाहे छोटे से छोटा लेवल 11th क्लास का ले लो या बड़े से बड़ा लेवल आप AOW सुपरवाइजर कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ले लो, तो ये सभी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे, क्लास को एंड तक देखोगे, क्योंकि जो एनिमल डिजीज के यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को सॉर्ट आउट नहीं रहता है ये चीजें, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जीवाणु वाले कौन से हैं, विषाणु वाले कौन से हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, सारा कुछ किसकी कमी से क्या हो रहा है वो सारा एक ही क्लास में इनका क्लासिफिकेशन प्लस इनके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण जो हैं, वो सारी चीज अपन देखने वाले हैं। पूरा जो एनिमल डिजीज है, बाद जो पशुओं के जो रोग है ना, और ये एक चीज, ये ऐसा नहीं कि जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये जो एनिमल डिजीज है वो तो कहीं से भी आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम कर रहे हो सबके लिए सेम चीज होती है, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड तक देखना है। तो अपन आज बात करने वाला है एनिमल डिजीज की, बहुत अच्छे से मैं आपको सॉर्ट आउट करवाते हुए पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं एनिमल डिजीज के बारे में, ठीक है। पशुओं में किसी भी बीमारी का होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि पशु किस वातावरण में किसे रह रहा है, कि कोई रोग हो रहा है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एटमॉस्फेयर पे, उसका जो एनवायरमेंटल उस चीज पे। पशुओं की बात छोड़ के अपन अगर खुद पे भी लेते हैं, ह्यूमन में भी, तो वही चीज इसमें मैटर करती है कि कोई रोग हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सबसे जो इसका पहला कारण होता है ना, प्राथमिक जो इसका कारण है वो ये रहता है कि एनवायरमेंटल जो उसका आसपास का जो वातावरण है, जो क्षेत्र है, उसकी वजह से तो कहीं वो रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये उसके जो कंट्रोल जो मैनेजमेंट का होता है उसमें सबसे पहले उसी चीज को अपन देखते हैं। बाकी आज जो बात करने वाले हैं पशु रोगों के बारे में अपन, तो ये जो रोग है पशु रोग, वो मेनली 3 प्रकार के दे रखे हैं अपने। जीवाणु जनित, ठीक है, दूसरा जो दे रखा है विषाणु जनित, इंग्लिश में बात करें तो बैक्टीरिया वाले, ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहे हैं वो, और जो दूसरे हैं वो वायरस के द्वारा जो हो रहे हैं। जो थर्ड नंबर पे है अपने वो कौन से है, परजीवी, परजीवियों के द्वारा, जो परजीवी होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से रोग हो रहे हैं, परजीवियों द्वारा। तो जो एनिमल डिजीज है इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें मेनली इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाले रोग की, पशुओं के अंदर बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। सेकंड जो अपना है विषाणु, वायरस जनित रोग। थर्ड जो है परजीवियों द्वारा। तो ये 3 चीज इनके बारे में डिस्कस पहले तो ये करेंगे कौन कौन से जीवाणु जनित है, कौन कौन से विषाणु और कौन से परजीवियों के द्वारा होने वाले। क्योंकि अगर छोटे लेवल का या इजी लेवल से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है ना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है गलघोंटू रोग है, आपको ऑप्शन में मिलेगा बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या परजीवियों के द्वारा या उपापचयी रोग। मेनली जो मैं बता रहा हूँ, अगर ऊपर से क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो भी बहुत से लोगों का गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 4 जब ऑप्शन देखते हैं अपने को चारों राइट लगते हैं कि यार ये गलघोंटू रोग है, ये वायरस से हो रहा है, या जीवाणु से हो रहा है, ये परजीवी से हो रहा है। वहाँ पे ये बिल्कुल मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो भी एक बार मात खा जाते हैं, जबकि बहुत इजी सबसे ऊपर लेवल का क्वेश्चन यही होता है कि सीधा पूछ लेता है निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है या निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। तो वो चीज यहाँ पे ट्रिक से अपन क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन से तो जीवाणु जनित मुख्य रोग। ऐसे को बताने को तो रोगों के जो क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें वो भी है कि कम अवधि तक रहने वाले, ज्यादा अवधि तक रहने वाले, संक्रमण वाले, चाहे इन्फेक्शन जो एक दूसरे के बिना पास में है फैलने वाले, वो सारी चीजें। बट वहां से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है और ना ही पूछते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल चीजें हैं और उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि वहां से क्वेश्चन पुटअप हो आपके एग्जाम में। एग्जाम में वही क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंस है आपके भी काम में है और आपको उसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो चीज़ें पूछी जाती है, ना कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं कि कौन सा संक्रमक है या कितने टाइम तक रह रहा है, ऐसी चीज़ें बहुत कम पुटअप होती है। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से अपने पास, फिर उनकी स्टडीज करेंगे एक एक को लेके, उसके थोड़ा जो दे रखा है डिटेल्स में। तो जीवाणु जनित में है कि पशुओं में जितने भी विशिष्ट एवं घातक रोग होते हैं सब जीवाणुओं की देन है। जितने भी विशिष्ट और घातक जो रोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो सारे जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, और कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि जीवाणु द्वारा पशुओं में पैदा होने वाले रोग जैसे गलाघोटू,
गलघोंटू, ठीक है, गलघोंटू, ठीक है। जीवाणु जनित रोगों का मैं बता रहा हूं, ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा। एंथ्रेक्स, फड़क्या रोग जिसको बोलते हो, फिड़क्या, गलघोंटू, एंथ्रेक्स, फिड़क्या, और एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़ा, थनैला रोग एक जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, थनैला, थनैला। ये जो रोग है मेनली जो मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया वाले हैं। कौन कौन से हैं? गलघोंटू, एंथ्रेक्स, फड़क्या और थनैला। इनको याद कैसे करोगे? ऑप्शन में अगर आपको पूछेगा ना कि जीवाणु जनित रोग है या नहीं है, तो ऑप्शन में आपको ये 4 मेन है, तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है अपने को याद करने की। वहां पे भूल जाते हैं अपन कि यार ये गलघोंटू वायरस वाला है या बैक्टीरिया वाला है, वो चीज अपने को कंफर्म नहीं रहती। तो उसके लिए एक बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक बता देता हूँ, नोट आउट कर लेना आप, ठीक है। एंथ्रेक्स का गला घोटा, गला घोटा, फिर लंगड़े थनैला ने। नॉर्मली आप किसी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, सुपरवाइजर का हो गया, 11th 12th का हो गया, उनमें जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं अपने, तो वो बिल्कुल इजी वे में होता है। जो प्री पीजी, जेट, आईसीआर के लिए जो आप एग्जाम देते हो कि सीधा पूछ लेता है आपको गलघोंटू रोग है, जीवाणु से फैलने वाला, विषाणु से फैलने वाला, इनमें से कोई नहीं, एबस है दोनों, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो वहां पे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ट्रिक लगानी है? एंथ्रेक्स का गला घोटा, इसको ऐसे याद रखना है कि एंथ्रेक्स जो है उसका गला घोट दिया किसने? एंथ्रेक्स का गला घोट दिया फिर से लंगड़े थनैला ने, लंगड़े थनैला ने। इसको याद करने का मैं बता देता हूं। एंथ्रेक्स से हो गया अपना एंथ्रेक्स रोग, ठीक है, एंथ्रेक्स से एंथ्रेक्स हो गया। फिर आता है का गला घोटा से हो गया गलघोंटू रोग, आपका जो ये दे रखा है गला घोट। फिर से यह हो गया आपका फड़क्या रोग, ठीक है, फिड़क्या रोग। और लंगड़े से जो लंगड़ा रोग है वो भी इसी के द्वारा होता है। लंगड़ा जो रोग है वो किससे होता है? जीवाणु जनित है। और थनैला से थनैला हो ही गया। तो इसमें 1 2 3 4 5 रोगों का अपने कंफर्म हो गया बिल्कुल शॉर्ट में कि एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैला ले। किसने? एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैला ने। तो 5 जो रोग है जीवाणु जनित, जो मुख्य रोग है, उनका अपना सॉर्ट आउट हो गया पहली ट्रिक के अंदर। बहुत इजी वे में, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, 2-4 बार आप देखोगे याद हो जाएगा। नॉर्मली लाइन है, ऐसे रोग का नाम अपने को सोचना नहीं है कि एंथ्रेक्स था, उसका गला घोट दिया फिर से लंगड़े थनैला ने। तो एंथ्रेक्स से एंथ्रेक्स हो गया गलघोंटा, गला घोटा मतलब गलघोंटू, फिर से मतलब फड़क्या, और लंगड़ा हो गया, थनैला मतलब थनैला रोग जो आपका। तो ये तो हो गया अपना जीवाणु जनित रोग, ठीक है। जो मुख्य जो मैंने बता दिए हैं जीवाणु जनित में आ गए ये। और भी ऐसे तो आते हैं जैसे टिटनेस वगैरह हो गया। बाकी जो मेन जो क्वेश्चन पुटअप होता है अपना, जो दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू जो ऑल ओवर अपन एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस देखते हैं, उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अगर पहले जो एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस नहीं देखी है ना, अगर कि जो एनिमल हस्बेंड्री की जो मैनेजमेंट की है, जो मुख्य चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उनके अलावा जो बीड्स है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी की, ऊँट की जो नस्लें मैंने करवा दी है बहुत अच्छे से, वो भी ट्रिक से याद करते हुए, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझाते हुए करवाई है मैंने। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा ना, तो जो एनिमल हस्बेंड्री की जो प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे मेंशन कर दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना आप। और इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। और उसको चेकआउट करोगे ना, सच में बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, 11th 12th जेट, आईसीआर, बीएचयू, प्री पीजी, यूजी, या फिर आई जो बीएचयू है आपका, सुपरवाइजर की आप करने वाले हो ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए, सुपरवाइजर के लिए, एओडब्ल्यू, किसी भी एग्जाम की बोल रहा हूँ मैं। बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, आपके एनिमल जो हस्बेंड्री का सिलेबस दे रखा है सेकेंड ईयर वगैरह में, अगर वो स्टूडेंट हो, आप किसी भी XYZ जो एग्रीकल्चर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है वो क्लास है ना। और ये क्लास तो खैर है ही, तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, सारा कुछ अपन इसी में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना है आपको। जीवाणु जनित जो बैक्टीरिया से जो फैल रहे हैं, बैक्टीरिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीवाणु को, तो वो कौन कौन से मैंने बता दिया कि एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैला ने। किसने? एंथ्रेक्स का तो गला घोट दिया किसने? फिर से लंगड़े थनैला ने। एंथ्रेक्स गला घोटा मतलब गलघोंटू, HS डिजीज जिसको बोलते हैं, फिर से फिड़क्या, लंगड़ा रोग हो गया, थनैला। यह मैंने ऊपर का ओवरव्यू बताया। बाकी जैसे एंथ्रेक्स के बारे में सारा कुछ क्या है, इसके सिम्टम्स हैं, किस प्रकार से एक जो स्वस्थ पशु है उसको प्रभावित कर रहा है, उसकी लाइफ साइकिल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो डेली जो रूटीन है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे उसके सिम्टम्स अपने को पता चलेगा कि इसमें लंगड़ा रोग है, थनैला रोग है, कैसे है।
क्योंकि जब अपने को सिम्टम्स पता चलेंगे तो ही तो अपन उसका जो ट्रीटमेंट दे पाएंगे, उसको मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें अपन डीपली एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। मैं एंथ्रेक्स को पढ़ाऊंगा, फिर गलघोटू को पढ़ाऊंगा, फिर लंगड़े को और थनेला को, सारा कुछ पढ़ेंगे। ये पहले मैंने एक ट्रिक बताई है ओनली, ठीक है। तो यहीं से आपको किसी मतलब कवर, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि डोंट जज बाय बुक इट इज कवर, कि किसी भी किताब को उसके कवर से अपन जज नहीं कर सकते कि क्या चीज़ है। तो किसी पर्सन को अपन बाहर से देख के ये चीज़ नहीं बता सकते कि उसमें क्या मतलब कैसा निकलेगा, या क्या चीज़ है, क्या स्पेशल है या क्या नेगेटिव है वो चीज़। तो मतलब दूर से तो जो चांद है ना वो भी बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। तो किसी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसके अंदर तक जाना पड़ता है, उसके करीब जाना पड़ता है। तो क्लास को एंड तक देखना है अगर सारे रोगों को समझना है। तो ये तो बात हो गई अपने जीवाणु जनित रोगों की। अब बात कर लेते हैं एक बार जो विषाणु जनित रोग है उनकी। सभी भाई ये ट्रिक नोट आउट कर लेना, जीवाणु वाले का एंथ्रेक्स का, गला घोटा, फिर लंगड़े थनेला ने। बाकी मैंने पहले है ना बहुत अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री की जो बेसिक चीजें है ना, जो मतलब हर एग्जाम में पुटअप होती है, कोई सा भी एग्जाम हो, वो बहुत अच्छे से करवा रखी है। जिन भाइयों ने नहीं देखा ना, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं वायरस जनित। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? अभी एक वायरस जनित तो बहुत चल ही रहा है, कोरोना, आपको पता है, ठीक है। तो वायरस वाले रोग भी बहुत ही हानिकारक होते हैं। विषाणु जनित रोग जीवाणु से भी अधिक घातक होते हैं। जो जीवाणु से, बैक्टीरिया से जो रोग अपने फैल रहे हैं ना, उनसे भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, घातक होते हैं बहुत ही ज़्यादा। किससे? विषाणु से फैलने वाले जो रोग है। तो इनमें जैसे मुख्य मुख्य कौन से हैं? खुरपका, मुंहपका, ठीक है। कौन कौन से हैं? खुरपका, मुंहपका, ये एक ही रोग का नाम है, अलग अलग नहीं है। खुरपका, मुंहपका, ठीक है। खुरपका, मुंहपका, और एक है पशु प्लेग। खुरपका, मुंहपका और पशु प्लेग, ये दो जो रोग है ना, ये मुख्यतः वायरस से फैलने वाले हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि खुरपका, मुंहपका निम्न में से फैलता है? जीवाणु, वायरस, परजीवी या उपापचयी, ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो इसकी क्या ट्रिक है याद करने की? दो ही है। फिर भी अगर मैं आपको बता दूं कि आपको कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा 5 रोग इसके हैं, वो मैंने आपको याद करा दिए कि एंथ्रेक्स का गलघोटा, फिर लंगड़े थनेला ने। तो ऑप्शन में जब आप 5 को डिवाइड कर दोगे कि यार इनमें से कोई नहीं है, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है आपको, तो फिर छोटी ट्रिक क्या याद रखनी है अपने को कि देखो ऐसे होता है कि जीवाणु जनित का पूछ रहा है, अपन ये ट्रिक याद है तो अपन वायरस वालों को छांट देंगे कि यार इनमें से तो है ही नहीं वो। और विषाणु वाला पूछ रहा है, इसकी याद है तो अपन छांट लेंगे कि विषाणु वाले तो 2 ही थे, और वो 2 तो इनमें है ही नहीं, मतलब सारे जीवाणु जनित रोग है। तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, जो विषाणु जनित रोग है उनकी, कि खुरपका, मुंहपका और पशु मर गया। खुरपका, मुंहपका और पशु मर गया। इसका मतलब समझो आप, खुरपका, मुंहपका को जाना एफएमडी डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएमडी। वो सारी चीजें मैं अंदर जब इस खुरपका, मुंहपका के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, तब मैं बताऊंगा। फिर मैं बता देता हूँ एफएमडी क्या, फूट एंड माउथ डिजीज भी बोलते हैं इसको, फूड एंड माउथ डिजीज, ठीक है। तो खुरपका, मुंहपका, जब एक पशु का खुर पक गया, मुंह भी पक गया, तो वो खा भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, तो क्या हुआ? पशु मर गया, पशु पड़ गया, ऐसे याद रखना। तो खुरपका, मुंहपका से तो आपका रोग फर्स्ट वाला हो ही गया। और मैंने एक चीज बताई कि जीवाणु जो हैं उससे घातक होते हैं विषाणु वाले, तो इसमें तो मरने वाला का कहीं नहीं आ रहा था, गला घोटने तक सीमित थे जीवाणु। एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनेला ने, मतलब गला घोटने तक सीमित थे जीवाणु वाले, ठीक है। अब वायरस वाले में क्या हो रहा है कि खुर पका, मुंह पका और पशु मर गया, पशु मर ही गया, तो वायरस वाले ज्यादा खतरनाक है। ये चीज मैंने पहले भी बता दी। तो खुर पका, मुंह पका से एफएमडी हो गया, फूट एंड माउथ डिजीज हो गया। और पशु मर गया या पशु पड़ गया, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप याद कर लेना, नोट आउट कर लेना। इससे हो गया आपका पशु प्लेग, जो मैंने बताया आपको, पशु प्लेग। ये जो 2 रोग है, ये महत्वपूर्ण रोग है, वायरस से फैलने वाले रोग हैं। जो ये पशु प्लेग है, इसको रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट रोग इंग्लिश में। इसको एफएमडी और रिंडरपेस्ट, ये दोनों हो गए। इनके भी अलग अलग उपनाम भी होते हैं इनके, एंथ्रेक्स, गलघोटू, जैसे लंगड़ा, इसको ब्लैक क्वार्टर क्या बोल रहे हैं, वो सबके अलग अलग नाम है। उनके नाम से भी पूछ लेता है, बट अगर मुख्य तो जो पूछता है ना, वो ऐसे नॉर्मली नेम देते हैं इनके। तो वो जैसे जैसे मैं ऐसे गलघोटू के बारे में पढ़ूंगा ना, तो इसको एचएस बोलते हैं, इसके उपनाम क्या क्या है, इसका जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले एक गाय भैंस में मुख्य किसमें हो रहा है, किसमें इसके सिम्टम्स सबसे पहले देख रहे हैं, वो सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 2 का हो गया अपना। अब बात करते हैं परजीवियों द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। खुरपका, मुंह पका और पशु मर गया या पशु पड़ गया, ये यहाँ तक हो गया अपना जीवाणु और विषाणु वाले। अब आता है परजीवी वाले। परजीवी कीट पशुओं के शरीर में निवास करते हैं, इनमें से कुछ शरीर के ऊपर तथा कुछ अंदर, ठीक है।
परजीवी जो कीट है वो दो प्रकार के हैं, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। सपोज दैट ये आपकी भैंस है, तो इसमें परजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इसके शरीर के ऊपर रह के इसको रोगग्रस्त कर रहे हैं, इससे मतलब इसको चूस रहे हैं या जो भी है इसका नुकसान कर रहे हैं। मेन चीज़ रोग होता क्या, एक चीज़ मैं बता दूं कि वो अपनी लाइफ साइकिल को सही से नहीं जी पा रहा है, और जो अपन उनसे लेना चाहता है प्रोडक्शन वगैरह या वो देना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलती है, किसी ना किसी प्रकार से अपने को हानि पहुंचा रहे हैं, उसकी बॉडी को हानि पहुंचा रहे हैं, वो रोग है। मतलब उसको सामान्य जो नॉर्मली लाइफ है वो नहीं जी पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की, तो वो रोगग्रस्त है, ये चीज़ होती है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो परजीवियों वाले हैं। तो परजीवी आपने पढ़ा होगा, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, अंत परजीवी और बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी तो कौन से हैं, जो बॉडी के ऊपर रह के, जैसे इसमें आ गया जू, आपकी चिचड़ी आ गई, ये क्या है ना बॉडी के बाहर रह के, उसके भैंस गाय जो भी आपकी है भेड़ वगैरह, उसके शरीर के ऊपर रह के उससे जो चूस रहे हैं, ऐसे कीट बाह्य परजीवी में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कीट जो पशुओं की त्वचा पर रहते हैं, जैसे जू, कलीली, पेप्सू आदि, इनमें से निम्न बीमारियां होती है, खाज एवं खुजली। खाज खुजली कर देते हैं ये रोग, जो ऊपर रह रहे हैं वो तो इतना ही कर सकते हैं कि उस त्वचा जो इसकी स्किन है उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं, उसको इम्पैक्ट कर काट सकते हैं, खून चूस सकते हैं। बाकी अब एक आता है अपना अंत परजीवी। अंत परजीवी, ये तो बात हो गई बाह्य परजीवी की। अब बात कर लेते हैं अंत परजीवी। इनमें से निम्न बीमारियां होती है, जैसे थैलेसियोसिस, सर्रा। सर्रा ऊंट का जो मुख्य रोग है परजीवी के द्वारा होता है, ट्रिप्नोसोमा जो है सर्रा। सर्रा रोग किसका है, मुख्य तो ऊंट का है। जो कौन से, ट्रिप्नोसोमा जो परजीवी है वो कौन सा परजीवी है, अंत परजीवी है। थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देखते हैं कि पैरासाइट अपने दो प्रकार के बताया मैंने, बाह्य और अंत। बाह्य वाले तो जो बॉडी के बाहर रह के अपना जो कर रहे थे उसको किसी भी प्रकार से हार्मफुल थे। जो अंत परजीवी थे वो क्या, उसकी बॉडी के अंदर निवास कर रहे हैं और उसको घातक बीमारियों से, हानिकारक बीमारियों से, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो डिजीज है उनसे उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उसमें अपना उदाहरण देखते हैं। तो सबसे कंफर्टेबल जो उदाहरण है, आपने सुना भी है और देखा भी होगा, ऊंट का सर्रा रोग। ऊंट का सर्रा रोग जो किससे होता है, ट्रिप्नोसोमा जो है परजीवी उसके द्वारा फैलता है। नेक्स्ट इसका अगर उदाहरण की बात करें, फेसियोलोसिस और अन्य पेट के कीड़े। एक होता है उपापचयी रोग, शरीर में उपापचयी जो रोग होते हैं वो किसकी कमी से हो जाते हैं, कुछ मतलब प्रक्रिया विचलित, उनके जो मैकेनिज्म है अंदर की, उपापचयन से संबंधित जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वो कम ज़्यादा हो रही है या इम्पैक्ट हो रही है, कोई बंद हो रही है, पशु चबा रहा नहीं है, या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आती है उपापचयी रोगों में। तीन मैंने बता दिए, जीवाणुजनित, विषाणुजनित और परजीवी जनित, और तीनों की मैंने दोनों की ट्रिक भी बता दी है। जीवाणु वाले की क्या थी, एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनेला ने, 5 रोग इसमें कंप्लीट हो गए थे। सेकंड थी वायरस वाले, उनमें अपनी क्या ट्रिक थी, खुर पका मुंह पका और पशु मर गया। सेकंड थर्ड था अपना परजीवी, बाह्य परजीवी, अंत परजीवी। बाह्य परजीवी में जू, चिचड़ी वगैरह आ रही थी। अंत परजीवी में सर्रा जो ट्रिप्नोसोमा वगैरह है, प्रोटोजोआ जो शरीर के अंदर किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर वो रहते हैं और उसको क्या रोगग्रस्त कर देते हैं, तो वो किस में आ गए थे, अपने अंत परजीवी में। नेक्स्ट जो अपना रहा उपापचयी रोग, 4th नंबर पे जो दे रखा है उपापचयी, मतलब उसकी जो भी क्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज, मतलब वो प्रभावित हो रही है, सुचारू रूप से नीचे चल पा रही है नॉर्मली, उसमें आता है उपापचयी रोग। उपापचयी रोगों की अगर बात करें तो इसमें है जैसे कि मिल्क फीवर और कीटोसिस। मिल्क फीवर जिसको बोलते हो आप दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर जो मेनली किससे हो जाता है, कैल्शियम की कमी से। जब किसी एनिमल के अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर रोग हो जाता है। अब इसके क्या सिम्टम्स है, किस प्रकार से क्या है, वो सारा जब इसके बारे में पढ़ेंगे। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, इनका ऊपर का आउटलाइन पढ़ रहे हैं कि उपापचयी रोग में। तो पहला मैंने उदाहरण दे दिया है उपापचयी रोगों में, कौन सा, जो मिल्क फीवर है वो। सेकेंड जो है कीटोसिस, कौन सा है, कीटोसिस। तो आज जो हमने ये जो डिस्कस किया ना, इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। बेसिक चीज़ है कि आपको मिल्क फीवर के बारे में सारा कुछ पता है, पर ये नहीं पता कि ये हो किस में रहा है, आपने कर दिया जीवाणु जनित गलती से, ठीक है, तो वो सारा कुछ वो हो जाएगा। इससे पहले अपने को क्या, उसकी जड़ पता होना चाहिए, जो मेन चीज़ है वो पता होनी चाहिए। तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, इस पार्ट को अगर एक में ही बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आज कोई से भी जैसे पर ये कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाले उपापचयी पढ़े हैं पहले, या जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कोई सा भी एक पढ़ लेते हैं। फिर जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें जो बचेगा ना वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास में तो क्या ना बहुत ज़्यादा अपने लंबा पड़ जाएगा, ये इतना स्टूडेंट देखते भी नहीं है थोड़ा, तो 2 पार्ट में कर लेंगे। पहले देखते हैं कौन से पढ़ते हैं। जीवाणु जनित तो क्या ना ज़्यादा है, 5 रोग है तो उनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले अपन ऐसे पढ़ लेते हैं जो घातक भी है, विषाणु जनित, खुर पका मुंह पका और पशु मर गया,
मतलब पशु मर गया, पशु पड़ गया, पशु प्लेग जो है रिंडरपेस्ट है, एफएमडी एंड रिंडरपेस्ट किससे वायरस जनित रोग है। तो ये देख लेते हैं। फिर अपने पास 3 बचेंगे, क्योंकि जो मिल्क फीवर जो है कैल्शियम वाला वो उसमें इतना कुछ खास लिखवाना नहीं है, कीटोसिस में भी कुछ नहीं है, रहता है उसमें पढ़ने का अपने पास। ट्रिप्नोसोमा वाले में, परजीवी वाले में भी इतना कुछ नहीं पढ़ना अपने पास रहेगा। ये 5 रोग मेनली, जिनमें से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है और पूछता भी है। ये जो 5 रोग रहेंगे ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, 5 + 2 थोड़े से वो, और ये परजीवी वाले 1-2 रोग, तो वो नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन क्या करते हैं, जो मेन रोग जो अपना है पशुओं के अंदर विषाणु जनित जो रोग है उनके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल्स में स्टडीज करवा देता हूँ, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो अपने को स्कोर करने में, उस भीड़ से अलग निकलने में मदद करती है। और अभी अगर पढ़ लिया सही से तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अभी अगर सिंपल रह रहे हो तो जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। वैसे लगभग अपने 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो 2 रोग और पढ़ लेते हैं, इतनी बहुत रहेगी। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ें ऑफलाइन क्लास में अपन बताते हैं स्टूडेंट से सीधा, अपन जो कन्वर्सेशन करते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, आई कनेक्ट होते हैं, सारा कुछ मतलब अपने को पता होता है क्या गतिविधि कर रहा है, किस हिसाब से उसको क्वेश्चन पूछना है, क्या चीज़ है। और भी बाहर की कुछ चीज़ हो रही है, खिड़की से देख लिया वो चीज़ बता दी, वहाँ से उदाहरण उठा के रिलेट करके जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं वो बताते हैं, तो उससे क्या ना थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर भी मैं अपना जो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा कि आपको इसी ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। तो आप मेरे को एक बार फीडबैक जरूर देना, क्लास कैसी लगी आपको शेयर कर देना। बाकी ये बोल रहा हूँ क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी आपको, अगर कॉन्फिडेंट होकर ध्यान से देखा ना आपने। बाकी क्लासें नहीं देखी तो वो भी देखना आप, मैं लिंक जो है वो नीचे कर दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं पशु माता या पशु प्लेग, जो पशु जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट रोग, वो वाला पशु प्लेग। वायरस वाले मैंने 2 बताए हैं, ठीक है, वायरस वाले 2 रोग बताए, कौन कौन से, एफएमडी, खुरपका, मुंह पका, और पशु मर गया, मतलब पशु पड़ गए या पशु प्लेग या पशु जो भी है वो, ये चीज़ याद रखोगे। वायरस वाले कौन कौन से हैं, खुरपका, मुंह पका और पशु मर गया, मतलब एफएमडी, फूड एंड जो माउथ डिजीज है वो, और पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट, ये दोनों रोग वायरस से होते हैं। तो पहले बात करते हैं पशु रोग, इसकी रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग। यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है। यह वायरस के द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। क्या है, जो मतलब वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है और संक्रामक इन्फेक्शन वाला रोग है, ये बहुत जल्दी से फैल जाता है, ठीक है, संक्रामक वाला रोग है। इसके प्रकोप से लाखों पशु प्रतिवर्ष मौत के घाट उतर जाते हैं। ये रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। इससे प्रतिवर्ष पर ईयर मतलब लाखों पशु जो है वो मर जाते हैं इस रोग से, इतना हानिकारक रोग है। मैंने पहले बताया कि जीवाणु वाले इतने घातक नहीं थे, उतने विषाणु वाले हैं। ट्रिक से ही पता चल रहा है आपको, जीवाणु वाले में क्या ट्रिक थी कि एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थने लाने, और वायरस वाले में क्या थी कि खुर पका, मुंह पका और पशु मर गया, ठीक है। तो आपको पता होगा पशु मर गया मतलब मरने तक की बात आ गई। वायरस वाले में ज़्यादा खतरनाक हो गए, हार्मफुल हो गए। तो इसमें मैंने बताया कि एक संक्रामक रोग है और बहुत वायरस से फैलता है, जिससे मतलब लाखों पशु प्रतिवर्ष मर जाते हैं, और सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, सभी जुगाली करने वाले, जुगाली वाले पशुओं में। आपने देखा होगा पशुओं में क्या है ना, आमाशय के 4 भाग होते हैं। वो सारी चीज़ में जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे, मैंने पहले भी बता दिया और बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या ना, जो चारा वगैरह खिलाते हैं अपन इनको, तो इसको में स्टोरेज कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको वापस निकालते हैं, उसको जुगाली करते हैं, उसको चबाते हैं, उसका पाचन करते हैं। इसलिए वो जुगाली, बैठा बैठा आपने देखा होगा पशु मुंह में वापस उसको लाता है, फिर से करता रहता है, झाग वगैरह आते रहते हैं, हल्के फुल्के लार वगैरह, तो वो जुगाली करने वाले पशु की विशेषता है, ठीक है। तो पशु प्लेग क्या है, ये मुख्यतः जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, लेकिन गाय भैंसों में रोग ज़्यादा घातक होता है। एक बार इस रोग से ग्रसित होने पर वही पशु कई वर्षों बाद भी इस रोग से पीड़ित हो सकता है। वैसे तो ये महामारी किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सूखे मौसम में अधिक होती है। क्या चीज़ है नोट आउट करने लायक कि सूखे मौसम में अधिक हो रही है, गाय भैंस में अधिक हो रहा है, गाय भैंस में अधिक हो रहा है, सूखे मौसम में अधिक हो रहा है, जुगाली करने वालों में अधिक हो रहा है। बहुत भयानक रोग है, वायरस जनित रोग है, संक्रामक रोग है। नेक्स्ट चीज है संक्रामक फैलने का तरीका। दूषित चारे, ठीक है, दूषित चारे, दाने, पानी के संपर्क से ये रोग फैल जाता है। अगर चारे में कुछ खा लिया है पशु ने या गंदा पानी पी रहा है तो उनसे संपर्क से भी ये फैल जाता है, दूषित चारे वगैरह से इसका संक्रामक हो जाता है। रोगी पशु के सभी स्त्राव जैसे गोबर आदि में वायरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर रोग फैला देते हैं।
कैसे, जैसे एक पशु है, ठीक है, उसके ये हो गया पशु प्लेग या जो रिंडरपेस्ट जो रोग हो गया, तो वायरस जनित रोग है, बहुत संक्रामक रोग है। जैसे ही उसने उस पशु की जो लार निकल गई वो, ठीक है, चारे में गिर गई, दूसरा पशु खा रहा है तो उसके भी हो जाएगा। या फिर उस पशु ने कहीं पे गोबर कर दिया, ठीक है, उस गोबर से जो चीज़ उसके संपर्क में आ गई, अटैच में हो गई है, उन चीज़ों पे भी उस गोबर, क्या ना, जो पशु के जो शरीर से, बॉडी से कुछ भी अगर स्राव हो रहा है ना, उसमें इस रोग के जो कारक है वायरस, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो वो किसी के भी संपर्क में आ रहा है ना, तो उसको भी रोग ग्रसित कर रहे हैं दूसरे पशु को। जैसे ये पशु है कोई जिसके ये पशु प्लेग रोग हो रहा है, तो उसने कहीं पे गोबर कर दिया या कहीं पे लार गिर गई, वो चारा किसी दूसरे स्वस्थ पशु ने खा लिया, तो उसके भी ये रोग हो जाएगा। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें अपन, आपको इसको बहुत अच्छे से, मतलब ये मुख्य रोगों के अंतर्गत आते हैं। यह बीमारी एक क्षनित वायरस द्वारा होती है। ये क्षनित वायरस एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचकर रोग फैलाता है। शरीर के अंदर ये वायरस काफ़ी मात्रा में, मतलब खुद की संख्या बढ़ा लेता है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई कि क्षनित वायरस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं। ये एक क्षनित वायरस के द्वारा होता है, नोट आउट करोगे आप। पशु प्लेग के मैं नॉर्मल जानकारी बता रहा हूँ इसके बारे में कि ये शरीर के अंदर वायरस काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ये शरीर के बाहर 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। रोगी के शरीर से निकलने वाले सभी स्त्रावों में वायरस उपस्थित रहता है। शरीर के अंदर किसी एनिमल बॉडी के अंदर ये बहुत टाइम तक खुद को वो कर सकता है, ठीक है, सर्वाइवल कर सकता है। बट अगर ये बाहर निकल गया है ना उससे, जैसे उसने गोबर कर दी, लार गिर गई, उसमें ये 24 घंटे तक सर्वाइवल कर सकता है, रह सकता है। 24 घंटे के बाद वो मर जाएगा। तो ये इसके मतलब बचाव के उपाय में भी एक चीज़ अपन ये नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो वायरस है पशु प्लेग वाला, ये 24 घंटे तक ही जीवित रहता है शरीर से बाहर। प्रभावित अंग क्या क्या है इससे? इस रोग में रोगी पशु की संपूर्ण आहार नाल प्रभावित होती है। आहार नाल में छाले हो जाते हैं। जो आहार नाल है पशु की, क्या इसके लक्षणों में बता रहा हूँ मैं, सिम्टम्स में, जिसकी आहार नाल है वो मुख्यतः संक्रमित हो जाती है। उसमें क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, छाले, आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो दे रखा है अपने पास कि पशु के शरीर का जो तापमान है वो 104 से 107 तक हो जाता है। पशु की आंखें लाल हो जाती है तथा आंखों से पानी बहने लगता है। पशु का जो टेम्परेचर है 104 डिग्री से 160 डिग्री तक, ठीक है, 104 डिग्री से 160 डिग्री तक फॉरेनहाइट, 104 डिग्री से 160 डिग्री फॉरेनहाइट तक शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है वो हो जाता है। आंखें जो है वो लाल हो जाती है। इस रोग में क्या होता है? आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी के हिसाब से, मतलब जो लार के हिसाब से बहने लगता है, कुछ स्त्राव होने लगता है, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। पशु का गोबर सख्त, कठोर व खून भी साथ आता है। जब गोबर करता है तो क्या होता है? सख्त और कठोर गोबर आता है और उसके साथ क्या, ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी नोट आउट करोगे कि पशु का जो गोबर है वो सख्त और कठोर आता है तथा उसके साथ कई बार खून भी या ब्लड भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है, इस कारण इस रोग को पोकनी रोग भी कहते हैं। अब इसके रोगों में आ गए, पशु प्लेग को क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट को पोकनी रोग, पोकनी रोग क्यों बोल रहे हैं? ये कारण भी दिखा दो। देखो आप कि इसमें एक तो देखो टेम्परेचर 104 से 160 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, और जो पशु गोबर कर रहा है ना, उस गोबर में भी जो मतलब पशु हार्ड, ठीक है, कठोर गोबर कर रहा है और कई बार उसमें खून भी आ रहा है, इसलिए उसको पोकनी रोग भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ अगर इसकी बात करें इस रोग के लक्षणों की, तो है कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तथा मुंह, आंखें और नाक से पानी बहने लगता है। अंत में ये स्त्राव गाढ़े होकर मवाद जैसी स्थिति में आ जाते हैं। जो ये स्त्राव हो रहे हैं ना, उसके आंखों से, मुंह से जो छाले हो गए आहार नाल में, तो लारें टपक रही है या आंखों से पानी निकल रहा है, तो ये क्या है ना, अंत में जब लास्ट स्टेज होती है उसकी, तो ये क्या है ना, थोड़े मतलब गाढ़े हो जाते हैं। जो इनकी अवस्था है लिक्विड से थोड़ी अधिक हो जाती है, मतलब गाढ़े हो जाते हैं, मतलब मवाद की स्थिति में हो जाते हैं। आपके कभी फुंसी हो जाती है, मवाद जो आते हैं ना उसकी स्थिति में हो जाते हैं, और इससे ग्रसित पशु जो अंतिम स्टेज पे है वो 4 से 5 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है पशु। वायरस वाला रोग जो पड़ रहे हैं पशु प्लेग, पोकनी भी बोलते हैं, रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं, पशु माता भी बोलते हैं। लक्षण मैंने बता दिया, आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं, गोबर ये कठी वो करता है, और इसके जो आंखें लाल वगैरह हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर 104 से 160 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में मुख्यतः हो रहा है, गाय भैंस में मुख्यतः हो रहा है, तथा अंत में ये स्त्राव गाढ़े होकर मवाद जैसी स्थिति में आ जाते हैं तथा रोगग्रस्त पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है। अब पढ़ लेते हैं इसके उपचार क्या क्या है, इसका कंट्रोल अगर अपन कर रहे हैं तो वो क्या है, पशु प्लेग का कंट्रोल। फिर पढ़ेंगे अपन एफएमडी डिजीज के बारे में। फिर अपना जो बच गया है वो नेक्स्ट क्लास जब भी होएगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे।
अब पढ़ते हैं इसका उपचार। सल्फामिडीन का 50 ml अंतासिरा इंजेक्शन। सल्फामिडीन का 50 ml। जो सल्फामिडीन जो है उसका क्या करना है, जो 50 ml का जो इंजेक्शन है, कौन सा, अंतःशिरा जो इंजेक्शन है वो लगाना चाहिए। क्या दे रखा है सही से देखते हैं कि सल्फामिडीन का 50 ml का अंतःशिरा इंजेक्शन देते हैं। दस्त रोकने के लिए सल्फामिडीन का 15 मिली का अंतःपेशी इंजेक्शन देते हैं। 50 का देंगे, अगर दस्त हो रहे हैं पशु के तो 15 ml का देंगे। ये चीज़ याद रखोगे। नियंत्रण में मैं आपको बता रहा हूँ। दस्त में रोकने के लिए इंजेक्शन क्रोम 10 मिली अंतःपेशी में देते हैं। इंजेक्शन एनालिजीन, ये इतना इसमें से नहीं पूछेगा। बचाव, रोग से बचाव कैसे करते हैं, पशुओं में नियमित रिंडरपेस्ट जो आरपी का टीका लगता है ना वो लगवाना चाहिए। जो पशुओं में नियमित रूप से, जैसे अपने पोलियो वगैरह के लगते हैं वैसे रिंडरपेस्ट का लगता है पशुओं के अंदर, आरपी जिसको बोलते हैं, आरपी टीका, वो नियमित रूप से जो एक निश्चित जो समय अंतराल है उसके अंतर्गत लगवाना चाहिए। 1 मिली अंतर तो चाहिए, ठीक है। समय 3 वर्ष में एक बार, जून माह में लगाते हैं। मैंने बताया सूखे में ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या है ना, सूखे मतलब जब ये गर्मियों का मौसम सा लग रहा है लगभग जून, ठीक है, तो क्या होता है ये 3 साल में एक बार लगता है। 3 साल में एक बार लगता है। कौन सा, आरपी का जो टीका है, रिंडरपेस्ट टीका, वो 3 साल में एक बार पशु के लगता है। अगर ये नियमित रूप से अगर अपन लगवा रहे हैं ना तो बहुत कम चांसेस बनते हैं उस पशु के कि वो रिंडरपेस्ट रोग से ग्रसित होगा। ये मैं बचाव में बता रहा हूँ, ये नियंत्रण में था, सल्फा मेडिसिन वगैरह थी, अंतःशिरा इंजेक्शन, ये उपचार में थी। अभी अपन बचाव का पढ़ रहे हैं। बीमार व स्वस्थ पशु को अलग अलग रखें, मृत पशु को गाड़ दें, वैसे सुतराऊ को जला दें, साफ सफाई का ध्यान रखें। क्या, जो बीमार पशु और जो स्वस्थ पशु हैं उनको अलग अलग रखें, वो आपस में टच में नहीं आना चाहिए वरना जो ये दूसरे को भी फैला देगा। और जो उसके जो स्त्राव है, जैसे उसका जो गोबर है या फिर लार है, पेशाब है, आंखों से कुछ निकल रहा है, मुंह से लारें निकल रही है, उनको है ना मतलब अलग करना चाहिए बिल्कुल। किसी स्वस्थ पशु के संपर्क में नहीं आनी चाहिए वो चीज़ें। और पशु जब मर गया, अगर उसको सही से उपचार वगैरह नहीं मिला, 4 से 7 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। और अगर वो पशु मर गया है तो उसको अच्छी तरीके से दवा देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपनी पशु प्लेग। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो इस तरीके से हैं कि अपन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो अपने लिए बहुत मतलब यूज़फुल हो वो। तो अपन जो ये पढ़ रहे हैं इस रोग के बारे में उसका देख लेते हैं एक बार और, कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है। जैसे पूछ लेते हैं कई बार, पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट जो रोग है इसके अन्य नाम दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से दे रखे हैं, मालमारी, कैटल प्लेग। पशु प्लेग के अन्य नामों में बता रहा हूँ मैं, पोकनी तो हो ही गया, पोकनी के अलावा क्या दे रखा है, मालमारी। और ये जो चीज़ें कम बता दूंगा पर गलत नहीं बताऊंगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी उनमें से मैं करवा रहा हूँ आपको। उसके अलावा भी जो नोट्स वगैरह हैं, सेल्फ नोट्स, वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। क्योंकि अपन किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर अपन उन बुक्स के हिसाब से जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, केंद्र की हो या राज्य की, उनके हिसाब से अगर अपन करके आ रहे हैं और फिर अपने उत्तर को गलत मान रहे हैं तो अपन क्या है उस पर रिट वगैरह लगा सकते हैं। मतलब वो ऑथेंटिक चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि हाँ उठा लिया इस इंस्टीट्यूट के से लिखा दिया ये चीज़, वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसका जो और नाम बता रहा हूँ वो क्या क्या है, मालमारी, कैटल प्लेग, पकवेदन, पोंकनी माता, पकवेदन भी बोलते हैं इसको क्योंकि लास्ट में इसमें मवाद के रूप में निकलने लगता है। पकवेदन, पोंकनी माता, ये इसके अदर नेम्स हैं। वैसे पूछते नहीं ये चीज़ें, बट अपन क्या जीरो से हाई लेवल पूरा इसी में कवर कर रहे हैं ना, तो ये बताना जरूरी हो जाता है। बाकी ऐसे पूछेगा नहीं कि पोंकनी माता किससे हो रहा है, सीधा पूछेगा, इतना वो नहीं पूछते हैं कि जो पशु प्लेग है रिंडरपेस्ट उस रोग का बताइए आप। फिर भी आपको ये पता होना जरूरी है। शीतला माता, ये सारे आ गए हैं। जुगाली करने वालों में मुख्य फैलता है, शुष्क मौसम में अधिक फैलते हैं। रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ध्यान से सुनना आप। और इस वायरस को सर्वप्रथम 1902 में एक वैज्ञानिक निकोलिन ने पहचाना था। श्वास नली के द्वारा फैलता है, ये सबसे मुख्य वही रहती है। तेज बुखार हो जाता है, आँख, नाक तथा मुंह से पानी गिरने लगता है, तेज बदबूदार दस्त आने लगते हैं, माता रोग भी बोलते हैं, दस्त भी आने लगते हैं, बदबूदार दस्त। जो रिंडरपेस्ट जो आपका पशु प्लेग है उसमें बदबूदार दस्त आने लगते हैं। शरीर का टेम्परेचर 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु 4 से 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उपचार और बचाव दोनों चीज़ मैंने आपको करवा दी है। तो ये अपना एक रोग है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो अपना एफएमडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। देखो मैंने पशु प्लेग में से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता था
या पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं वो सारे करवा दिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। कि मैंने इसके उपनाम बता दिए 4 से 5, तो ये फेल रहा क्यों है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका उपचार है और क्या इसके बचाव है, सारा मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन वायरस का जो दूसरा रोग है जो वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है, कौन सा है, FMD डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज, मतलब खुरपका। नाम से समझ जाना आप, खुरपका और मुंह पका, खुरपका मुंह पका रोग। ऐसे तो इसमें और एक और चीज लिखा देता हूं मैं आपको इसके अंदर कि पशु प्लेग उन्मूलन योजना जो रिंडरपेस्ट का है वो कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1954। पिछले वाले में लिख लेना पशु प्लेग, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे आप उच्च लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो उसमें पूछ सकता है, पशु प्लेग उन्मूलन योजना, पशु प्लेग उन्मूलन योजना, उन्मूलन योजना कब हुई थी, पशु प्लेग उन्मूलन योजना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1954 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 1 अक्टूबर, ठीक है, 1954। ये चीज स्टार लगा के कॉपी के ऊपर जो पेज आता है वहां पे नोट आउट करोगे कि पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 में स्टार्ट हुई थी। बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका रोग की, इसके जो अन्य नाम है वो पहले मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, क्या क्या नाम है इसके अन्य नाम में जो दे रखा है, 1 मिनट, एंथ्रप्स ज्वर, एपिजूटिक एंथा, एपिजूटिक एंथा, जूटिक, एपिजूटिक एंथा, इसके अन्य नामों में दे रखा है एपिजेटिक एंथा, खुरपका मुंहपका जो FMD डिजीज है उसमें दे रखे हैं, ठीक है। और क्या, पका और खंगवा, खंगवा रोग, खंगवा रोग भी इसी को बोलते हैं FMD को। ये तो इसके नाम की हो गई, ये चीज उसमें बैक वाले में लिखना है, पशु प्लेग वाले में क्या लिखना है, पशु प्लेग जो उन्मूलन योजना है 1 अक्टूबर 1954 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये रोग छानने योग्य वायरस से होता है जिसकी AOC यूरोपीय देशों में शेष 4 प्रकार के एशिया सेट, एशिया सेट 2, एशिया सेट 3 तथा दक्षिणी अफ्रीका में खोजा गया था। इसको किसके द्वारा खोजा गया था, लोफर और फ्रोशिया नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इतनी जानकारी दे नहीं रखी है आपके वैसे उस लेवल की, फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, कभी पूछ भी ले तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। लोफर और फ्रोशिया 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था। ये तो बात हो गई इसके वायरस की। अब इसकी बात करते हैं आगे की, खुरपका मुंहपका की। इस रोग में सबसे पहले पैरों में छाले होने शुरू हो जाते हैं, जब पशु चरने जाता है तब ये छाले फटना शुरू कर देते हैं। सबसे खुरपका, यहाँ पे देखना पहले F फूट का नाम आ रहा है, खुरपका, तो सबसे पहले क्या होगा, पशु के पैरों के अंदर छाले होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो चढ़ने जा रहा है, ठीक है, जब वो वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, तो वो छाले क्या होते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं, जो छाले हो रहे हैं वो फूटना शुरू हो जाते हैं। इससे बहुत से वायरस पैदा हो जाते हैं। मैंने ये बताया कि वायरस वाले रोग है ना, जो पशु की जो बॉडी से जो चीज़ें निकल रही है, जो स्त्राव हो रहे हैं ना, उस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो पशु के जो छाले फट रहे हैं ना, उनमें से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस पैदा हो जाते हैं। जब इन घावों को पशु जीभ से चाटता है तो मुंह में भी छाले हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं। खुरपका मुंहपका क्यों कहते हैं ये समझना आप। एक पशु है, उसके पैर में छाले हो गए, ठीक है, उसके पैर में छाले हो गए, जो वो चल रहा है तो ये छाले फूट गए, और इसमें जो लिक्विड वगैरह निकल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस है। उसके दर्द हो रहा है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा, पशु जहाँ तक उसकी जीभ जाती है वहाँ पे चाटता है, तो वो चाटेगा तो वो जीभ के माध्यम से वायरस उसके मुंह पे भी लग गया, इसलिए उसका खुर पका था, फिर मुंह भी पक गया, खुर पका था और फिर मुंह भी पक गया, इसलिए उसको खुरपका मुंहपका या FMD डिजीज भी बोलते हैं। ये बहुत शीघ्रता से फैलने वाला वायरस जनित रोग है। सभी जुगाली करने वाले 2 खुर वाले पशुओं में प्राय होता है। ये रोग प्राय गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाया जाता है। इस रोग में पशु की मृत्यु दर तो कम होती है, लेकिन पशुपालकों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें मृत्यु दर कम होती है। मृत्यु दर कम होती है का मतलब आप समझ रहे हो, इसमें पशु ठीक हो जाता है, लगभग मरता नहीं है, बट उसके जो प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, उसकी रेट में कमी आ जाती है, उसकी जो बाजार की कीमत है उसमें कमी आ जाती है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो पशुपालक है, जो इसका ओनर है, जो भी किसान है ना, उसको आर्थिक क्षति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, फाइनेंशियल जो है उसकी बहुत ज़्यादा हानि होती है, आर्थिक
सही से चल नहीं पा रहा है, वो उसको बेचना चाहता है उस भैंस गाय को, पर उसके एफएमडी डिजीज़ हो गया, वो सही से चल नहीं पा रही है उसकी वजह से छालों वगैरह, तो उसकी रेट तो अपने आप टूटेगी ना। तो पशु मरा तो नहीं, पर उसको आर्थिक नुकसान तो हो ही गया ना, उसके ओनर को, उस किसान को आर्थिक जो फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम आती है इसमें सबसे ज़्यादा। तो इसकी मेन चीज़ क्या दे रखी है कि इसमें मृत्यु दर तो कम है, बट आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। संक्रमण फैलने का माध्यम क्या है? दूषित चारा व पानी का सेवन, रोगी पशुओं के स्त्राव में संपर्क में आने से, हवा के, और दूषित मिट्टी। दूषित मिट्टी क्यों दे रखी है कि उसके छाले जो फटेंगे ना पैरों से, तो उस मिट्टी में वायरस हो जाएंगे, तो उसके संपर्क में आने से भी दूसरे पशु में फैल जाएगा। वायरस वाला इन्फेक्शन रोग बहुत तीव्रता से फैलता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रोग कारक। ये रोग वायरस की 7 प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है। AOC जो दे रखा है आपके, AOC सेट, कौन कौन से AOC सेट? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7 जातियों से फैलता है वायरस की, ठीक है। AOC सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके अलावा दे रखा है एशिया सेट फर्स्ट। कौन सा दे रखा है? एशिया सेट, एशिया सेट फर्स्ट। तो ये तो दे रखा है, इसके जो फैलने वाली जो वो है प्रजातियां हैं उनके बारे में दे रखा है। वायरस वाला है, बहुत जल्दी फैलता है, मृत्यु दर थोड़ी कम होती है, बट आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। एपिजूटिक एंथा, खग, पकवा रोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें प्रभावित अंग, तो इस रोग में मुख्यतः मुंह व होठों के बीच झिल्ली नामा छाले हो जाते हैं। मुंह और जो होठ है उनमें झिल्ली नुमा बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, तथा पैर तो हो ही हैं, ठीक है। पैरों में भी झिल्ली नामे छाला होकर फूटने लगते हैं, घाव बन जाते हैं जिन पर मक्खियों का संक्रमण हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इस अवस्था में ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। इसकी जो हानिकारक जो अवस्था है वो कौन सी है, स्टेज कौन सी है कि जब छाले पड़ गए मुंह पे और पैरों पे, अब ये चलेगा फिरेगा तो फूट गए, वो छाले फूट गए तो उन पे क्या है ना, वो निकल रहा है स्त्राव, तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठेगी तो और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। और होता क्या है एंड में कि उस जगह पे घाव बन जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? घाव बन जाते हैं, और उन घाव में कीड़े पड़ने लगते हैं। तो फिर तो पशु की बहुत ही ज़्यादा स्थिति दयनीय खराब हो जाती है जब कीड़े पड़ने लगते हैं। तो रोग के लक्षण, रोगी पशु को 105 से 107 तक बुखार हो जाता है। एफएमडी डिजीज में क्या होता है? 105 से 160 डिग्री फॉरेनहाइट तक शरीर का टेम्परेचर हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ इसकी देखते हैं, मुंह में छाले हो जाने के कारण लगातार लार गिरना जैसे चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है, खुरों के बीच लंगड़ा कर चलता है, दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है, जुगाली बंद कर दे। देखो मुंह में छाले हो गए तो जुगाली करेगा तो ज़्यादा दर्द होगा, जुगाली बंद कर देगा। जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनके दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, उनके जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। पैरों के बीच में छाले हो रहे हैं तो चलने में लंगड़ा के चलेगा। तो ये चीज़ होगी, इसके लक्षणों की बात कर लिया मैंने। अब बात करते हैं इसके उपचार की, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो मुंह के छालों को पोटास अथवा फिटकरी के घोल से धोकर उस पर 1-2 भाग सुहागा और बोरिक एसिड या ग्लिसरीन या शहद मिलाकर 2-3 बार सेवन करें। क्या दे रखा है? पोटास अथवा फिटकरी का घोल, पोटास अथवा फिटकरी का घोल। ये मैं आपको ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ, उपचार के अंदर बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ध्यान से सुनोगे, नोट आउट करोगे कि मुंह के छालों को, जो मुंह के अंदर जो छाले हो रखे हैं उनको पोटास या जो फिटकरी है, पोटास या फिटकरी के घोल से धोकर, उसको पहले तो धो दे, जो मुंह में छाले हो रखे हैं उसको पोटास या फिटकरी के घोल से धो दे, फिर उस पर ग्लिसरीन, शहद, ये चीज़ें आप लगा सकते हो दिन में 2 से 3 बार, ताकि उसके छालों को थोड़ा सुहागा, बोरिक एसिड लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। ये सीरे में मिलाकर 2 से 3 बार लेप करें। पैरे को, छालों को कॉपर सल्फेट या लाल दवा के 1% घोल से सुबह शाम धोएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रोग के अंदर पशु के पैरों को जो लाल दवा या कॉपर सल्फेट है उसके 1% घोल से धोया जाता है या उसमें से गुजारा जाता है। तो वो क्या है? एफएमडी डिजीज़। इससे क्या है, इसके जो पैरों के छाले हैं ना उनमें थोड़ा रिलीफ मिलता है इसको, ठीक है, शायद ठीक होने का रहता है। एक उनके जो वायरस वगैरह है वो हट जाते हैं। 1% लाल दवा या कॉपर सल्फेट जो है उसके जो घोल है उससे उसके पैरों को धोते हैं एफएमडी डिजीज़ में, जिससे क्या उसके पैरों के जो बीच में जो छाले हो रखे हैं खुरों के बीच में, उसमें उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, यदि घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो घाव पर तारपीन का तेल का मोम, ये घाव जो मैंने लास्ट स्टेज बताई कि घाव हो जाते हैं, मक्खियाँ बैठ रही है, कीड़े पड़ गए हैं, ऐसी अगर स्टेज आ गई है तो तारपीन का तेल वगैरह लगाए, जिससे कि क्या वो जो घाव पे कीड़े वगैरह हैं वो थोड़े कम हो जाएं। इंजेक्शन एनाजिलीन 15 ml अंतपेशी में लगाना चाहिए। अंतशिरा के अंदर जो लगाते हैं इंजेक्शन 15 ml एनाजिलीन का लगाना चाहिए। ये इसके उपचार में दे रखा है। नेक्स्ट अपन चीज़ देखते हैं इसके अंदर, तो घावों में द्वितीयक संक्रमण रोकने के लिए, घावों को सुखाने के लिए इंजेक्शन एम्पिसिलिन
एम्पीसिलिन जो इंजेक्शन है उसका 3 ml दे रखा है। घावों को सुखाने के लिए, जो द्वितीयक जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए यूजफुल होता है। और क्या है, नज़दीकी पशु का तुरंत संपर्क करना चाहिए। रोग से बचाओ, FMD टीका जो कि 1-2 ml का होता है और वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में लगाते हैं। जो FMD का जो टीका है 3 ml का आता है, वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। कब कब? एक तो दिसंबर में। कब कब लगाया जाता है? एक तो दिसंबर में लगाया जाता है और एक जून में लगाया जाता है। वो था रिंडरपेस्ट का टीका 3 साल में 1 बार लगाया जा रहा था, FMD का साल में 2 बार लगाया जा रहा है। कब कब? जून और दिसंबर। साल में 2 बार अगर आपके पशु को FMD का टीका लगाया गया है जून और दिसंबर में, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पशु इस रोग से ग्रसित हो। नेक्स्ट है, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। रोगी मृत पशु को जमीन में गाड़ दें या जला दें और रोगी पशु के बिछावन को जला दें। रोगी पशु का जो बिछावन है, मतलब जो नीचे जो इसके जो बांधने की जगह है वहाँ पे की जो माटी वगैरह है उसको सारा कुछ नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस होते हैं और दूसरा पशु अगर वहाँ पे बांध रहे हैं अपन तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रोग फैलने के। ये तो बात हो गई इसकी। अब आता है एक इनके अंदर ही ये 2 रोग थे वायरस वाले मुख्य, जो मैंने आपको करवा दिए। बाकी ऐसे 1-2 और मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा में करोगे बट उनमें से क्वेश्चन नहीं आता। ये आता है FMD और रिंडरपेस्ट का, तो ये दोनों मैंने करवा दिया। आई होप आपको समझ में आएगी क्लास। एक बार मेरे को फीडबैक जरूर दोगे। बाकी आगे के जो रोग करने वाले ना, जीवाणु वाले, अपन एंथ्रेक्स, गलागोटा, फिर लंगड़े थलाने, और जो पापची रोग है कैल्शियम वाला और कैटालिस जो है, उसके अलावा जो परजीवी, सर्रा, ट्रिपनोसोमा, बहुत अच्छे से बहुत इजी लैंग्वेज में, रटना नहीं है, बिल्कुल समझा के करूँगा, क्योंकि ये चीज़ अपना लाइफ टाइम चलती है। आप 11th के स्टूडेंट हो, आपके 12th में आएगी, जेट में आएगी, ICAR में आएगी, फिर आप BSc कर रहे हो, BSc में आएगी, फिर आप PG की कर रहे हो, उसमें आएगी, ठीक है। उसमें तैयारी कर ली आपने, MSc कर ली, फिर आप किसी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी ये चीज़ें पुटअप होती है। नेक्स्ट चीज़, ये दोनों चीज़ हो गई है अपनी कंप्लीट। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो मैं आपको नोट आउट करवा देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ये संक्रमण पक्षियों से भी हो सकता है, सबसे अधिक सबसे शीघ्र प्रभाव डालता है। ये बहुत जल्दी किसी पशु को अपनी चपेट में ले लेता है ये रोग। हल्के छाले हो जाते हैं, पशु लंगड़ाने लगता है, ठीक है। कभी कभी चारों पैरों में, मुख्यतः आगे वाले पैरों में हो जाता है, और दुधारू पशु के थनों पर भी छाले पड़ जाते हैं। 1 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाता है, वरना कीड़ा पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मुलायम चारा खिलाना चाहिए। FMD पॉलीवैलेंट वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए प्रतिवर्ष, जो जून और दिसंबर में लगता है। यही चीज़ें हैं, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ें भी मैंने एक कॉपी से, कहीं से एक जगह से आपको नहीं करवाई, 4-5 चीज़ों को एक जगह करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको प्रोवाइड करवाई है। बाकी सभी को धन्यवाद। क्लास को आना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने साथ वालों के, फिर वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बस एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो वो, ठीक है, उनको शेयर करना। और इधर से लाइक का बटन दबा दो। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना यार चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि कंटिन्यूस क्लासें आप देख सको, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। बाकी बेस्ट ऑफ लक। क्लास देखने के लिए थैंक यू।